सो एडियो डॉट नेट हमारा खत्म हुआ। आज से हम एंटिटी फ्रेमवर्क स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू एंटिटी फ्रेमवर्क। सो हमारे माइंड में आता है, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क होता क्या है। व्हाट इज एंटिटी फ्रेमवर्क? एंटिटी फ्रेमवर्क इज an OMR, object relational mapper from Microsoft that allows developer to work with databases using C# object instead of writing SQL query. Basically, एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, एक क्या है हमारा ORM है। ORM का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। ये बेसिकली क्या करता है, यदि हम OMR के कॉन्सेप्ट के बेस पे अप्लाई करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट हमें अलाउ करता है, जितने भी डेवलपर्स हैं, कि हम उसके साथ वर्क कर सकें, ठीक है, डेटाबेस का यूज करें, ठीक है। जहां हम पहले एसक्यूएल क्यूरी लिखते थे, उसके जगह हम सिंपल क्या कर सकते हैं, C# ऑब्जेक्ट के जरिए, ठीक है, ठीक है, हम उस पर काम कर सकते हैं। पहले हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते थे, अब सिंपल जो C# जैसा कोड है, सेम वही कोड हम लिख के काम करवा सकते हैं। हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। व्हाट इज एंटिटी फ्रेमवर्क? एंटिटी फ्रेमवर्क होता क्या है? तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? एक टाइप का एंटिटी फ्रेमवर्क इज एन OMR। ORM का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में पूछेगा। ORM होता क्या है, ठीक है, ठीक है, तो जवाब रहना चाहिए ORM इज द स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ये कहाँ रहता है? तो माइक्रोसॉफ्ट दैट अलाउ डेवलपर टू वर्क विथ डेटाबेसेस। ये हमें अलाउ करता है कि हम डेटाबेस के साथ काम कर सकें यूजिंग C# ऑब्जेक्ट। C# का ऑब्जेक्ट का यूज करके हम उस पर काम कर सकते हैं। जहां हम डेटाबेस के लिए एसक्यूएल क्वेरी में लिखते थे, एसक्यूएल क्वेरी उस पर वर्क करते थे, अब सिंपल C# ऑब्जेक्ट के जरिए ही, मतलब C# का जो कोड है उसके जरिए ही हम सारा काम कर सकते हैं। कोड लिखेंगे, क्वेरी ये रहेगा हमारा, एसक्यूएल क्वेरी नहीं रहेगा। पूरा C# का सिंटैक्स, एसक्यूएल क्वेरी नहीं रहेगा। It is a part of the Microsoft .NET framework and also available in .NET Core, .NET 5+ as EF कोड, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। बेसिकली ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क है किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ द .NET फ्रेमवर्क। ये .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है, ठीक है, जो अवेलेबल है हमारा .NET कोर के अंदर। और जितने भी .NET 5 आए थे उसके साथ ही अवेलेबल है। .NET 4 आता है, 4-5 के पहले नहीं थे, .NET 5 के बाद उसके साथ एंटिटी फ्रेमवर्क आ गया, ठीक है। मैप क्या रहता है? तो बेसिकली इट्स मैप डेटाबेस टेबल, जो C# क्लासेज का यूज करके हम कर सकते हैं। वहाँ क्या था, हमारा एसक्यूएल क्लास यूज करते थे, यहाँ C# का क्लास यूज करेंगे, ठीक है। रोज के लिए जितने भी रोज हैं तो ये ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, यही यहाँ पर लिखा यूजिंग C# ऑब्जेक्ट। जितने भी रोज, तो यहाँ रोज के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा और डेटाबेस टेबल के लिए C# क्लास का यूज किया जाएगा। ये चीजें हैं। अब कैसे, क्या ये डेटाबेस टेबल इट्स मैप बेसिकली क्या है? तो डेटाबेस जो टेबल है, ठीक है, डेटाबेस टेबल के लिए C# क्लासेस का यूज करेंगे। और ADO.NET में हम क्या करते थे, माइक्रोसॉफ्ट .SQL क्लाइंट्स, तो SQL कनेक्शन रहता था तो उसका यूज करते थे। वो सारा चीज वहाँ पर उसके जगह सारा चीज अलग अलग, कुछ उसका भी पार्ट रहेगा
लेकिन क्यूरी सारा सारा चीज कैसे रहेगा, टेबल। ये सब हम यूज करेंगे सी शार्प क्लासेज का। देन जितने भी रो क्रिएट होंगे अलग अलग, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो सिंपल उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा उस क्लास का, देन स्टोर हो। अब कैसे होता है अभी सिंपल समझ में आ जाएगा। बाय यूज ईएफ, ठीक है। विदाउट ईएफ मीन्स एडीओ डॉट नेट का सिंटैक्स था, ठीक है, जहां पर हम सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करते थे, ठीक है। ये एम्प्लॉय का सिंटैक्स रहता था। एसक्यूएल क्यूरी का है जहां पर हम क्यूरी लिख रहे हैं। विथ ईएफ जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़े हैं तब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे हम लगाते थे नॉर्मल हमारा कोड रहता था कोड के फॉर्म में, तो बैर एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज टेबल टू लिस्ट, ये रहेगा। ये ऐसे लिखना रहता था, ये सिंपल ऐसे लिख कोडिंग के फॉर्म में एसक्यूएल क्यूरी नहीं रहेगा पूरा, समझे। ईएफ रिड्यूस बॉयलर प्लेट कोड improves productivity and makes code more readable। बेसिकली यदि हम एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करते हैं तो क्या रहता है, ये हमारे कोड का क्या करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है, कोड मोर रीडेबल, ठीक है, एंड बाकी फीचर्स तो सेम रहेंगे, चाहे हम उसमें जो लिखे इसमें कर सकते हैं। तो सिंटैक्स हमारा एकदम कोडिंग जैसा पूरा होता है, वहाँ एसक्यूएल क्वेरी की जगह पूरा हम एंटिटी फ्रेमवर्क कर रहे हैं। ये रहता है हमारा, समझे क्या। एडी डॉट नेट और एडीओ डॉट नेट और एंटिटी फ्रेमवर्क, अभी तो बताएं जी कि ये दोनों क्या है। वहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी लिखा जाता है, यहाँ क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता सारा चीज। यहाँ एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखते हैं। एसक्यूएल वाले में जब हम एडीओ डॉट नेट वो फॉलो करता है एसक्यूएल क्वेरी को, पूरा एसक्यूएल सर्वर के थ्रू हम सारा कोड लिखते हैं, वहाँ क्वेरी रहते हैं। सिंपल क्वेरी कुछ इस टाइप का रहता है। यहाँ विथ एंटिटी फ्रेमवर्क कोड हमारा ऐसा रहता है, कोई भी हम सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऐसे डिलीट नहीं करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क में सारा चीज हमारा कुछ ऐसा रहेगा, समझे। यहाँ जब एडियो डॉट नेट में सिलेक्ट करते थे करवाने के लिए, यस और नो, हाँ, तो ऐसे करते थे तो ये चीज नहीं होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क में ऐसे होगा। समझ लो, जब हम कोड करेंगे पूरा सारा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारा समझ में आएगा, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क, फर्स्ट वन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डीबी डीबी मीन्स डेटाबेस, ठीक है। तो मेन क्लास टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस, ठीक है। ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक प्रीडिफाइंड क्लास रहता है जिसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डेटाबेस के लिए। मैनेज टू कनेक्शन एंड ऑपरेशन, इसको किसके लिए किस लिए यूज किया जाता है, तो कनेक्शन एंड ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे कैसे रहता है, तो सिंपल हम एक क्लास बनाए, पब्लिक क्लास, ठीक है। जो ऐप का नाम रहेगा वो हम देंगे, कुछ भी यहाँ हो सकता है हमारे द्वारा, और ये एक प्री डिफाइन है तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ये कर दें, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या, पब्लिक डीबी सेट, जहाँ पर यहाँ क्या रहेगा, डेटाबेस का नाम, ठीक है,
ये पूरा डेटाबेस का नाम रहेगा, देन गेट सेट। ये टेबल का नाम नहीं है, डेटाबेस का नाम डीबी सेट। जैसे वहां पर था ना, क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो में देखे थे तो वहां पर साइड में कॉर्नर पे डीबी करके आया था, डीबी सेट, तो डेटाबेस का नाम। हाँ, डेटा सोर्स वहां पर। तो सिंपल यहाँ डीबी सेट में हम क्या सिंपल कर दिए हैं, डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय। ये गेट सेट का पास किए हैं इसमें। यहाँ पर बेसिकली सारा चीज प्रॉपर्टी अब एम्प्लॉय डेटाबेस का यूज करना रहेगा, तो इसके जरिए हम कर सकते हैं, सारा चीज यूज कर सकते हैं। कुछ इंसर्ट क्यों? करना हो, और सिंटैक्स है, क्यों क्या इसमें हम इंसर्ट करना रहेगा, कैसे करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे तब ना, कुछ तो प्रॉपर्टी बताएंगे। गेट गेट सेट ही पास करना पड़ेगा कि और कुछ हम पास कर सकते हैं? नहीं, इसी से करना पड़ेगा, सिंटैक्स से पहले, लेकिन ठीक है सर, ठीक है। पहले ये हुआ हमारा सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स है जो कि है डीबी कॉन्टेक्स्ट, इस क्लास के लिए ये हमें यहाँ डिफाइन किया है। ठीक है। सेकंड, डीबी सेट represent a table in database। ठीक है, सेम लाइक दैट जो हम लिखे थे, डीबी सेट्स एम्प्लॉय। ठीक है, उस चीजों की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या करता है, डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया उसके अंदर जो टेबल है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। ये क्या है किसके अंदर, तो डीबी सेट, दो ये दूसरा क्लास है डीबी सेट। इससे पहले क्या था हमारा, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हुआ। तीसरा, एंटिटी फ्रेमवर्क का की कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क में एंटिटी क्लासेज। कैसे एंटिटी क्लासेज बनाते हैं, सी शार्प क्लासेज मैप्ड टू डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, डेटाबेस टेबल, सपोज हमें एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, टेबल क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयड का। ठीक है, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वहाँ पर आईडी है, नेम है, सैलरी है। अब यहाँ समझ में आ रहा है, गेट सेट सारा सब जगह गेट सेट लगा हुआ। यहाँ आईडी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पास करेंगे, सिंपल। तो पब्लिक इंट आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक डेसिमल सैलरी, लाइक दैट। यहाँ कॉलम हम बना रहे हैं सारा चीज इस टाइप, समझे। जैसे सारा चीज जो हम जाके वहां करते थे एसक्यूएल सर्वर में, एक एक चीज क्रिएट करते थे, सिंपल यहाँ एक एक फाइंड कर देंगे। हमें एसक्यूएल सिंटैक्स जो लिखते थे इस प्रोजेक्ट में लिखे, या फिर हम वैसे बताए थे सेलेक्ट या इंसर्ट या अपडेट डिलीट, ऑप्शन नहीं लिखना है हमें, सारा सिंटैक्स लाइक अ प्रॉपर कोडिंग। ठीक है, ऐसे रहेगा, समझे। फोर्थ हमारा LINQ लैंग्वेज। ठीक है, LINQ लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। ये चीज ऑलरेडी बोले थे पढ़ने के लिए। ये क्या करता है, तो क्यूरी यूज टू क्यूरी डेटा इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल, सिंपल। सपोज करो हमें कुछ फिल्टर करना है, कुछ भी करना है, कंडीशन लगाना है, तो ये ऑलरेडी हम ये एकदम डिटेल में पढ़ाए थे। LINQ PLINQ पैरेलल लाइन, सारा यहाँ देखो। तो सिंपल वैर डेटा टाइप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किए, डेटा इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में से, ठीक है, वेयर सैलरी
जिसका 50,000 से ज्यादा है उसका पूरा लिस्ट दिखाइए। वहाँ पूरा क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। जिसका 50,000 से ज्यादा एसक्यूएल टेबल में लिखते हैं, यहाँ सिंपल ऐसे लिख रहा है। समझे? समझे जी? अरे क्लियर बोलो, क्या बोल रहे हो? पूरा सी शार्प का ही सिंटैक्स रहेगा, कोड रहेगा क्यों इसमें एसक्यूएल। बस टेबल का नेम डेटाबेस वाला रहेगा ना? डेटाबेस, वहाँ डेटाबेस का नाम भी हम एम्प्लॉय दिए और टेबल का नाम भी एम्प्लॉय दिए, समझाने को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब जाएंगे वहां पर तो चेंज करना रहेगा, चेंज कर देंगे। एम्प्लॉय डीबी डेटाबेस हो गया और एम्प्लॉय टेबल हो गया, समझे? बस दो चीज का नाम देंगे ना? अरे दो चीज का क्यों नाम देंगे? जितना टेबल रहेगा तुम्हारा, एम्प्लॉय टेबल है या अटेंडेंस टेबल है, जितना वहाँ जितना प्रोजेक्ट में बनाए थे वो सारा टेबल लगा सकते हैं। हाँ हाँ, वही मतलब डीबी का नाम देंगे और टेबल का नाम देंगे। हाँ, जितना एसक्यूएल वाले में रहता था वैसे वहाँ एक एक क्यूरी तुम्हें याद रखना है, यहाँ तुम्हें सिंटैक्स याद रखना है, हो गया। कोड कम लिखना पड़ेगा उसके मुकाबले, ये है जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, कोड की लेंथ कम हो जाएगी। अब ये तभी पता चलेगा जब हम प्रोजेक्ट बताएं या कुछ उस टाइप से लेकर और दोनों को कंपेयर करके बताएं, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जब कंपैरिजन करोगे उसका कोड लिखा हुआ पढ़ोगे और इसका कोड लिखा हुआ, समझ में आएगा कहाँ चीज चेंज हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्या चीजें क्यों एक्स्ट्रा इसमें लग रहा है, क्या लग रहा है, समझे? ये टू इसलिए दिए हैं, टू लिस्ट मेथड। प्री डिफाइन है, पूरा लिस्ट कर देगा, जैसे स्ट्रिक्ट से ऑल आता था, यहाँ पर बेसिकली पूरा वो लिस्ट आ जाएगा जिसका 50,000 से ज्यादा है। समझे? समझे? हम्म। आर्किटेक्चर ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क, आर्किटेक्चर समझो। फर्स्ट वन, एंटिटी लेयर। एंटिटी लेयर में जो पहला लेयर है, जहाँ से हम एंटिटी लेयर में पहले क्लासेज, क्लासेज क्या रहता है, हमारा मॉडल रहता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट लेयर हैंडल द ऑपरेशंस, हैंडल्स द ऑपरेशन, ठीक है। थर्ड वन, डेटाबेस प्रोवाइडर, ठीक है, एसक्यूएल, क्यूरी, माइस्क्यूएल इटीसी, ठीक है। डेटाबेस प्रोवाइडर चाहे हम एसक्यूएल सर्वर का यूज करें या माइस्क्यूएल का करें या पोस्टग्रेसक्यूएल, यही डेटाबेस प्रोवाइडर है, इनमें से कोई भी एक का यूज कर सकता है। डेटाबेसेज, ठीक है, एक्चुअल डेटा स्टोरेज, ठीक है। डेटाबेसेस मीन्स एक्चुअल डेटा स्टोरेज। तो अलग अलग लेयर है, एंटिटी लेयर जहाँ पर क्लासेज एंड मॉडल को हम डिफाइन करेंगे। डीबी कॉन्टेक्स्ट लेयर जहाँ पर हम किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना उससे हैंडल करेंगे। डेटाबेस प्रोवाइडर, तो डेटाबेस कहाँ, किस डेटाबेस में, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, माई एसक्यूएल सर्वर यूज करना है, ठीक है, माई एसक्यूएल करना है या एसक्यूएल सर्वर यूज करना है या पोस्टग्रेसक्यूएल करना है, ये हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो कर सकते हैं। डेटाबेस, एक्चुअल डेटा, ठीक है, एक्चुअल डेटा स्टोरेज डेटाबेस, जहाँ पर हम जो डेटाबेस ले लिए एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल, वहाँ पर वो डेटा जाकर स्टोर होगा, ठीक है, ये हुआ। टाइप्स ऑफ, ठीक है,
फर्स्ट वन है हमारा EF6 जो क्लासिक है, वर्क विथ फुल डॉटनेट फ्रेमवर्क, ठीक है, वर्क्स विथ फुल डॉटनेट फ्रेमवर्क। जब EF6 मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क जो 6 वर्जन आया था, 6 क्लासिक, उसमें क्या वर्क विथ फुल डॉटनेट फ्रेमवर्क वर्क करता है। सेकंड क्या, EF कोड, तो लाइट वेट फास्टर है, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक डॉटनेट कोड और, ठीक है, .NET+5। तो दो बेसिकली आते हैं, क्या एंटिटी फ्रेमवर्क 6 जो क्लासिक कहा जाता है, और EF कोड एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जो लाइट वेट है, फास्टर है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कोड पे वर्क करता है और 5 से प्लस जितने भी उन पे वर्क करता है, ठीक है। तो दो टाइप होगा, समझे, टाइप्स ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क। क्लियर है? ठीक है, अप्रोचेज इन एंटिटी फ्रेमवर्क। अब पहला आता है इम्पोर्टेंट, यहाँ से तुम ध्यान रखना अपना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट आता है कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच पूछा भी जाता है इंटरव्यू में। फर्स्ट नाम क्या है, अप्रोचेज इन एंटिटी फ्रेमवर्क, जिसमें रहता कोड फर्स्ट अप्रोच। इसमें क्या रहता है स्टेप्स, तो स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्रिएट मॉडल क्लास। सबसे पहले हम मॉडल क्लास को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जहां पर डेटाबेस डिफाइन करते हैं। क्रिएट DB कॉन्टेक्स्ट, जहां पर हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करते हैं उस डेटाबेस के अंदर। देन उसके बाद जो हम सारा चीज कर लिए, तो टेबल और ये सारा चीज करने के बाद रन माइग्रेशन करेंगे। ये करने के बाद ये सारा ऑटोमेटिक हमारा क्रिएट हो जाता है। डेटाबेस क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, हमें जाकर क्रिएट लिखना नहीं पड़ता है सारा चीज। हमने यहाँ सारा कोड कर लिया, जैसे ही डेटाबेस का नाम लिख दिया, टेबल का नाम लिख दिया, उससे रिलेटेड क्या क्या उस टेबल के अंदर में कॉलम रहेंगे ये सारा लिख दिया, क्या सारा परफॉर्मेंस, क्या रिलेशनशिप, सारा डिफाइन कर दिया। सिंपल रन माइग्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल, जितने भी टेबल है वो सारा क्रिएट होकर आ जाएंगे, हमें जाकर मैनुअल एक भी काम नहीं करना है। ये खासियत है, समझे? माइग्रेशन करने से हाँ, बताएंगे सारा चीज, समझ जाओगे। पाइथन नहीं ना जानते हो, पाइथन में भी सेम है अप्रोच। वहां पर भी करते हैं मेक माइग्रेशन, माइग्रेट करते हैं, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट होकर आ जाता है, जाकर एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखते हैं। सेम चीज है, सेम चीज है। एक उसमें भी एडवांटेज ही तो है जी, मैनुअल नहीं करना पड़ रहा है, टाइम की बचत हो रही है, ये एडवांटेज ही ना हुआ। मैनुअल जाके हम नहीं कर रहे हैं, एक बार इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, फिर जाके वहां हम डेटाबेस क्रिएट किए, फिर वहां से सारा चीज किए, समझे? यहाँ एक ही सॉफ्टवेयर में यूज करना पड़ रहा है। अरे एक ही आईडी यूज ना करना पड़ रहा है, विजुअल स्टूडियो पूरा हम प्रोजेक्ट क्रिएट किए, सारा चीज किए, हमें तो वहां पर फिर जाने की जरूरत नहीं है अगर एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं। नहीं तो पहले एडियो.NET का यूज किए, तो पहले हम सारा जाके वहाँ डेटाबेस क्रिएट किए, उसका यूज किया पूरा, वहाँ डिफाइन कर दिया, फिर उसको यहाँ लाते हैं, लाते हैं ना, तो वहाँ ही
यहाँ से सारा चीज हो जाएगा। यहाँ कुछ वहाँ जाने की अभी जरूरत नहीं है। जैसे हम क्लास बना लिए कि ये इस टाइप का डेटाबेस का नाम रहना चाहिए एसक्यूएल सर्वर में, ठीक है। टेबल ये उस डेटाबेस का जो नाम दिया उसके अंदर ये टेबल रहना चाहिए, उस टेबल के अंदर में ये कॉलम रहना चाहिए। सारा चीज कर लिए, ओके हो गया। सारा काम हो जाने के बाद लास्ट में माइग्रेशन करेंगे, ऑटोमेटिक सारा डेटाबेस टेबल और कॉलम क्रिएट होकर उसमें रहेगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ जी ओके समझे। सर। डेटाबेस क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, समझे। यस सर। इसको क्या बोला जाता है, कोड फर्स्ट अप्रोच, जहाँ कोड ही हमारा फर्स्ट अप्रोच, सारा चीज कोड के द्वारा होगा, समझे। समझे, इसको बोला जाता है, जो जो स्टेप है, जितना स्टेप में है, इसको बोला जाता है कोड फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच देखो, अप्रोचेज इन एंटिटी। सेकेंड अप्रोच किसको बोला जाता है सर? क्या सेकंड बता रहा हूँ ना, सेकेंड अप्रोच किसको बोला जाता है? वही तो चालू किए हैं पहले ही। सेकंड अप्रोच है हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस, मतलब पहले से हमारा डेटाबेस क्रिएटेड है, लाइक तुम प्रोजेक्ट वो बनाए थे वहां से सारा चीज, अब उसका यूज करना है, ठीक है, समझे। तो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस, उसका नाम है सेकंड अप्रोच, एग्जिस्टिंग डेटाबेस, पहले से डेटाबेस तुम बनाए हुए हो और उसका यूज करना है, हम्म, समझे। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूजेज। तो एंटिटी फ्रेमवर्क जनरेट क्लासेज, तो एंटिटी फ्रेमवर्क ये क्या करेगा, जनरेट कर देगा क्लास, अगर हम उसका यूज करेंगे तो कनेक्ट डीबी। स्टेप क्या है, तो सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, जनरेट ई डी एम एक्स मॉडल एंड यूज डायरेक्टली। तो यहाँ बेसिकली क्या करेगा, उसके अनुसार हमारे डीबी कनेक्ट करने के बाद वो जनरेट क्या कर देगा, मॉडल्स जनरेट कर देगा और क्लास से रिलेटेड डेटाबेस फिर हम यूज कर सकते हैं। वहाँ हम फर्स्ट वाले में क्या करवा रहे थे, डेटाबेस और टेबल्स को क्रिएट करवा रहे थे। यदि हमें डेटाबेस पहले से है तो इस बार जनरेट क्या कर देगा, मॉडल्स जनरेट कर देगा। वहाँ पर मॉडल्स को हम क्या करवा रहे थे, डेटाबेस को जनरेट करवा रहे थे, क्लास और मॉडल लिख के। यहाँ पर ही हम डीबी दे दिए कि मॉडल जनरेट कर देगा, समझे। जैसे ही डीबी को कनेक्ट किए ना जी, यहाँ डीबी जाकर मैनुअल कनेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ डीबी ये जनरेट करके क्या दे देगा, मॉडल्स, मतलब उस डेटाबेस के अंदर में जितने भी टेबल्स हैं, मॉडल्स बने हुए, उन सारे को दे देगा, समझे, जनरेट कर देगा। किसको देगा? आगे जनरेट करके और हम रहेगा हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। डेटाबेस के थ्रू? क्या, एक कोई एक बोलो। डेटाबेस के थ्रू जनरेट करेगा सर? हाँ, डेटाबेस, जो डेटाबेस का नाम है उसके अंदर जितने भी टेबल है वो सारा चीज आ जाएगा, उसके अनुसार मॉडल क्रिएट कर देगा। ये हेलो, मॉडल क्या होता है सर? वही टेबल का नाम सारा, उसके अकॉर्डिंग सारा लिस्ट। अरे वहाँ हम डेटाबेस कनेक्ट किए थे तो डेटा सेट पूरा टेबल साइड में आया था, एडियो डॉट नेट में, डेटा सोर्स में, तो टेबल का नाम ही तो था। अरे वो टेबल का नाम ही ना था, एम्प्लॉय अटेंडेंस लाइक दैट। हम्म। हाँ, तो बस ये चीज है। तो पहले से डेटाबेस बना हुआ है, तब ये सेकंड अप्रोच यूज करते हैं, और नहीं तो फर्स्ट अप्रोच में डेटाबेस नहीं, तो इनिशियल प्रोजेक्ट बना रहे स्टार्टिंग से, तो कोड फर्स्ट अप्रोच को फॉलो किया जाता है, समझे। डिस क्या, रिपीट करो क्या बोल रहे हो। ईडीएमएक्स का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। अरे ये जनरेटेड चीज है जो जनरेट करता है, हम बता देंगे कि क्या है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब वहाँ पर सिंपल यूज करके दिखाएंगे ना तो वहाँ बता देंगे।
यहाँ देखो, डिसएडवांटेज ऑफ ईएफ, ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ ईएफ मीन्स एंटिटी फ्रेमवर्क। तो कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा ही होगा, ठीक है। ये साइलेंटली थोड़ा स्लोअर रहता है एडीओ डॉट नेट के थ्रू, थोड़ा स्लोअर रहता है, ठीक है। लेस कंट्रोल ओवर क्यूरीज, ठीक है। क्यूरी एक ऐसा चीज है जो हम अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है, कैसा भी, जैसा क्यूरी लिखेंगे वैसा परफॉर्म होगा। लेकिन कोड है तो कोड में जैसा डिफाइन किया हुआ रहता है इसको, उस हम वैसे ही कर सकते हैं यूज। तो इसका लेस कंट्रोल ओवर क्यूरी, नॉट आइडियल फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स क्यूरी, ठीक है। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट में एकदम कॉम्प्लेक्स है, ईआरपी लाइक उस टाइप में, तो ठीक है, ये ईएफ एंटिटी फ्रेमवर्क यूज नहीं किया जाता, हम एडीओ डॉट नेट का यूज, समझे। लार्ज एप्लीकेशन के लिए इसका यूज नहीं होता है सर ये आपका? अरे कॉम्प्लेक्स टाइप का लार्ज एप्लीकेशन उसमें नहीं यूज होता है, बाकी जो हमारा एप्लीकेशन है, मतलब जहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यूरी रहेगा ना, ठीक है, वहाँ पर ये इस टाइप इसका क्यूरी यूज नहीं होता, ठीक है। हम एडीओ डॉट नेट का क्यूरी यूज होता है, सिंपल सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट और से करके, उसमें बहुत सारे वैरायटी मिल जाते हैं, हम्म। क्योंकि क्यूरी उसके अनुसार हम क्या क्यूरी लिख रहे हैं उस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, एक से दूसरे टेबल में, दूसरे से तीसरे में ज्वाइन जो करे थे, याद आया। जितना भी हम्म। कॉम्प्लेक्स टाइप का क्यूरी है, मतलब सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स उस टाइप का, ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा सुटेबल नहीं बैठता है, क्योंकि थोड़ा स्लोअर हो जाता है उसी टाइम उसमें रिजल्ट देने में। सर क्वेरी क्वेरी के लिए मतलब नहीं, लार्ज क्वेरी के लिए नहीं होता है कि लार्ज एप्लीकेशन के लिए भी होता है? तो क्यूर वहाँ क्यूरी नहीं लिख, ये एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं यूज होता है, ये बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए। कॉम्प्लेक्स मतलब ईआरपी सिस्टम वगैरह के लिए जो है हम एडियो डॉट नेट का यूज करते हैं। हाँ, एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज नहीं करते वहां पर? नहीं विवो बोल रहा तो करते हैं सर, लार्ज एप्लीकेशन के लिए। नहीं नहीं होता है, एडियो डॉट डॉट नेट होता है। अब देखो ईआरपी सिस्टम जहाँ नॉर्मल है, वहाँ सारे जगह मतलब नॉर्मल मॉडरेट हाई लेवल तक में एंटिटी फ्रेमवर्क यूज होगा। जहाँ वेरी कॉम्प्लेक्स क्यूरी रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर सिंपल वो एसक्यूएल क्यूरी ही लिखा जाता है, नहीं तो दोनों साथ में यूज कर सकते हैं। मतलब जब जहाँ जरूरत पड़े कॉम्प्लेक्स क्यूरी का, वहाँ हम सिंपल कर लिए किसका, एडीओ डॉट नेट का, नहीं तो सिंपल यहाँ पर ये कर लें, समझे, ये चीजें हैं एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके सर। CRUD ऑपरेशन इन एंटिटी फ्रेमवर्क। तो फर्स्ट फर्स्ट वन क्या हुआ, CRUD ऑपरेशन, कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आज से समझ लो। अगले क्लास में, ठीक है, इससे रिलेटेड एक एक चीज बताएंगे कि कैसे हम एक एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सपोज पहले एंटिटी क्लास, ठीक है, हम सिंपल पब्लिक क्लास, क्लास का नाम एम्प्लॉय, ठीक है, ये एम्प्लॉय और कुछ नहीं, हमारा एक टेबल है, टेबल का नाम एम्प्लॉय, इसके अंदर ये अलग अलग हमारे कॉलम होगा, आईडी नेम सैलरी, ठीक है, ये सारे गेट एंड सेट, सिंपल सारे का प्रॉपर्टी, तो आईडी प्रॉपर्टी बना ली, आईडी नाम का, नेम नाम का प्रॉपर्टी और सैलरी नाम का प्रॉपर्टी ये बना ली, ताकि जब आईडी के साथ परफॉर्म करना तो सिंपल गेट से इजीली किया जा सके, ठीक है।
CRUD ऑपरेशन इन एंटिटी फ्रेमवर्क में डीबी कॉन्टेक्ट क्लास, ठीक है। डीबी डीबी मीन्स डेटाबेसेस, कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो यूजिंग वहाँ क्या यूज कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट्स। यहाँ बेसिकली क्या होगा, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ये यूज होगा। उसके अंदर ये हमारा ये क्लास है डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो पब्लिक क्लास ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट की हमने नाम सिंपल दे दिया। देन उसके बाद ये हमने टेबल है, ये हमारा टेबल है। इस टेबल को हम डिफाइन कर दिए कि इस टेबल में गेट सेट हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सिंपल हम एम्प्लॉय नाम का भी क्या कर लिए, एक जो टेबल था हमारा उसमें गेट सेट इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। देन उसके बाद इसे अब हम हर बार क्या करना है, ओवरराइड, मतलब इसका यूज करके, ठीक है, यूज करना है हमें। तो एक यहाँ पर मेथड रहेगा, क्या हम बनाएंगे, तो प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड, ठीक है, नाम क्या है, ऑन कॉन्फ़िगरिंग, ठीक है, कॉन्फ़िगर के लिए कौन सा, तो ये जो हमारा क्लास है डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम दे देंगे, ठीक है। देन उसके बाद ऑपरेशन बिल्डर, देन एक नाम जो हम चाहते हैं कि उस नाम का यूज हो, तो वो नाम दे देंगे सिंपल। तो ऑप्शंस इन सारे का, तो ये नाम है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर। अब इसके जरिए हम यहाँ कनेक्शन एस्टैब्लिश किए। तो ऑप्शन डॉट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, यहाँ सर्वर इक्वल टू सर्वर, यहाँ पर रहेगा सर्वर का नाम, ये डेटाबेस का नाम, यहाँ टेस्ट डीबी, देन उसके बाद ट्रस्टेड कनेक्शन लाइक दैट। ये हुआ कनेक्शन बनाने का, समझे। उसका कनेक्शन का याद करो और इस वाले का देखो। यहाँ कनेक्शन एंटिटी फ्रेमवर्क में कनेक्शन ऐसे बनता है, सिंटैक्स ये रहते हैं। ज्यादा डिफरेंट तो नहीं दिख रहा है सर। ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। यहाँ गेट सेट प्रॉपर्टीज ये सब यूज हो रहा है, वहाँ नहीं था। कनेक्शन के लिए। हाँ, ये चीज तो कनेक्शन में तो सभी चीज, सभी का तो एक जैसा रहेगा ना, ये लाइन अंदर ये सेम रहेगा, चाहे उसमें करे चाहे इसमें करे, ये चीज सेम रहेगा। हम्म, डेटाबेस का डेटा डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या दिए यहाँ बनाए, और ये बना लिए। तो वो नीचे क्या है सर, टेस्ट डीबी? ये हम ये बेसिकली टेबल है हमारा। नहीं नहीं, इधर इधर कनेक्शन में टेस्ट डीबी क्या है तब? अरे इसके अंदर में ये बेसिकली ये टेस्ट डीबी डेटाबेस का नाम हुआ, ये हमारा हम्म। डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट प्री डिफाइंड क्लासेज है। इस क्लास का नाम है हमारा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर में ये सारा चीज डिफाइन, ये इसको तो इनहेरिट, डेटाबेस से हमारा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि टेस्ट डीबी रहेगा? ये टेक्स्ट डीबी डेटाबेस का नाम रहेगा इस क्लास के अंदर में। इसका नाम बता रहे हैं कि इस क्लास में ऐप डीबी कॉन्टेक्ट, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये क्लास का नाम हुआ, ये क्या हुआ, ये टेबल का नाम हुआ। हम्म। समझे। अब थोड़ा और भी देख लो, याद समझ लेते हैं, देन उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ऑपरेशंस इन एंटिटी फ्रेमवर्क में रीड ऑपरेशन कैसे, रीड
रीड किया जाता है। तो रीड ऑपरेशन, फेच डेटा। जब फेच डेटा की बात की जाए तो कैसे फेच करते हैं? तो यूजिंग var कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू ऐप, जो क्लास का नाम हम डिफाइन किए थे, क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, क्या है हमारा, ये किस में आया, तो कॉन्टेक्स्ट वाले में। तो सिंपल यहाँ दिए var एम्प्लॉय इक्वल टू, ये जो हमारा इंस्टेंस था कॉन्टेक्स्ट, वो लिखे, टेबल का नाम लिखे, टेबल का नाम एम्प्लॉय, उसमें से सारे लिस्ट को कॉल कर लिए, टू लिस्ट, पूरा फुल कॉल हो गया। सिंपल फॉर लूप लगा के एक एक को प्रिंट करवा दें। फॉर ईच, जितने भी एम्प्लॉय टेबल में है सारे को एक एक करके, तो वैर फॉर ईच वैर emp इन एम्प्लॉयज, मतलब एक एक रो को आप प्रिंट करिए, जितने भी वहाँ पर रो है, ठीक है, मतलब जितने भी एम्प्लॉय एक एक को प्रिंट करिए। तो emp सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन emp डॉट नेम प्लस, यहाँ कंकैटिनेशन करवाएं, बीच में दिए हैं क्या, हाइफन। तो ये पहले एक को करेगा नाम, और ये सैलरी है। समझे? समझे जी? अब ये फुल रिकॉर्ड आएगा, इससे क्या आएगा, टू लिस्ट फुल रिकॉर्ड, कोई एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए। तो var emp इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट फाइंड वन, जो हम नंबर देंगे यहाँ वो फाइंड कर देगा, और सिंपल वो नाम आ जाएगा। कोई एसक्यूएल क्यूरी नहीं, सिंपल। समझे? हम्म। और यहाँ LINQ का, ये LINQ है, तो हायर सैलरी चाहिए, LINQ का यूज करके। तो वेर हायर सैलरी इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, जो क्लास था, हम हमारा इंस्टेंस क्रिएट किए थे क्लास का, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय टेबल, सैलरी जिसका 40,000 से है उसका पूरा दिखा दिया। ये तो नीचे वाला ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, रीड ऑपरेशन में कौन सा, फेच डेटा, जहाँ पर हम कर रहे हैं रीड ऑपरेशन, फेच डेटा, गेट सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड के लिए एक ही रिकॉर्ड देगा जो आईडी रहेगा। अब यहाँ पर हम पास कर रहे रन रन टाइम पे, तो यहाँ सिंपल वेरिएबल का नाम हो जाए, उसमें जो स्टोर रहेगा वो आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर सिंपल पूरा डेटा ही आ जाएगा जिसका सैलरी ज़्यादा है, इससे रिलेटेड। तो फिल्टर क्या हमारा है, LINQ का यूज करके। अभी क्या देखें, रीड क्रिएट देखें कैसे क्रिएट करते हैं कनेक्शन, फिर रीड कैसे किए, थर्ड देख लो अपडेट कैसे करते हैं। तो यूजिंग वैर कॉन्टेक्स्ट, सेम वही क्लास का नाम, वो से सारा चीज ये भी सेम है। यहाँ पर लिखें जो अभी इससे पहले लिखे थे, वैर emp डॉट emp इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय फाइंड वन, एक को फाइंड कर लिए। अब यहाँ सिंपल अपडेट कर दें इफ, ठीक है, emp ये नाम हमारा emp क्या है, नॉट नल, तब ये हमारा चले, अदर है मतलब एम्प्लॉय जो है हमारा, ठीक है। यहाँ देखो हमें क्या करना, अपडेट करवाना है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो पहले से उसमें अपडेट करवाना। तो सबसे पहले तो हम क्लास पहले करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट वैर emp कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को फाइंड कर लिया गया, फाइंड हो गया एम्प्लॉय, इसके सैलरी को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ कंडीशन लगा हुआ है इफ emp, ये चीज इंस्टेंस दी है, नल नहीं रहना चाहिए, एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, कोई भी नल मतलब रिकॉर्ड रहना चाहिए, नल नहीं रहना चाहिए, और नल नहीं है, ठीक है, तब हम अपडेट करेंगे। तो जो
फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो ईएमपी डॉट सैलरी, ठीक है, उसका सैलरी हम इंक्रीज कर दिया और सिंपल एक नाम भी दे दिए अपडेटेड, ठीक है, नेम लाइक दैट, और उसे सेव कर दिए कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। तो ये क्या है, ये एक मेथड है हमारा सेव चेंजेस, ये अपडेट करने का तरीका होगा लाइक दैट, ठीक है, जिसे हम मॉडिफाई कहते हैं। सबसे पहले तो फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ सारा चीज कुछ ऐसा रहेगा, पूरा कोड, कोई एसक्यूएल क्वेरी की जरूरत नहीं, सिंपल हम सारा चीज ऐसे करेंगे, समझे? हेलो, यस सर। ये अपडेट का था, सेम लाइक दैट CRUD ऑपरेशन में डिलीट, डिलीट देख लो, देन क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से तो फाइंड कर लिए, सिंपल क्या कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय रिमूव, और जो फाइंड हुआ रिमूव कर दिया, हो गया सेव, रिमूव हो गया, डिलीट जिसको डिलीट बोलते हैं। अब ये सारा चीज पढ़े, रीड हाँ, इसी इसी को हम कल इम्प्लीमेंट करेंगे। इंसर्ट का कैसे होगा? इंसर्ट तो फर्स्ट में बताया ना जी, कैसे डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश था। कल इसको कोड कोड सिंपल करेंगे क्रिएशन स्टार्टिंग में, एक एक चीज समझ लेंगे। और पब्लिक क्लास में इंट दिए थे, नेम दिए थे, सैलरी दिए थे। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम जो टेबल का नाम था, याद आया? अच्छा हाँ। हाँ, तो वहाँ हाँ सारा चीज टेबल क्रिएट, आईडी। वो क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद इंसर्ट, अब रीड कर दिए, इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि डेटा को एंट्री नहीं किए, क्रिएट कर लिए, क्रिएट बता दिए, रीड बता दिए, अपडेट बता दिए और डिलीट। अच्छा। इंसर्ट C4 क्रिएट, जो क्रिएट स्टार्टिंग में बताएं टेबल क्रिएट, रीड टेबल, जो टेबल क्रिएट करना उसको रीड कर लिया, अपडेट एंड डिलीट। तो ये फोर्थ है हमारा, समझे? इसी कारण इसको CRUD कहा गया। तो क्रिएट कैसे करते हैं फर्स्ट में बताएं, फिर रीड कैसे करते हैं वो बताएं, फिर अपडेट कैसे करते हैं, ये लास्ट में डिलीट। इसका नहीं, यहाँ पर इंसर्ट का नहीं है कि इंसर्ट कैसे करते हैं, समझे? इंसर्ट तो मेन है। तो इंसर्ट, अरे CRUD जब ऑपरेशन है तो इंसर्ट बीच में क्यों घुसाएंगे अभी? इंसर्ट करेंगे अलग से, मतलब इस टॉपिक में नहीं है, बीच में एक एक 1 2 3 4 लाइक दैट, सिर्फ 1 4 क्या क्रिएट, इसका नहीं है, फोर्थ पॉइंट डिलीट है। अरे सर जब उसमें वैल्यू नहीं रहेगा तो रीड कहाँ से करेंगे सर? अरे समझाए हैं, समझना है, उसके बाद इंसर्ट अच्छा। करेंगे। अच्छा ठीक ठीक है सर। मुझे लगा था कि वो रूल को फॉलो कर रहे हैं एकदम। अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक। ओके सर। समझाए, अभी थोड़ी कुछ किए, समझाए, हम सिर्फ सिंटैक्स एक दिन में कहीं सीखोगे कोड, इस कारण पहले हम क्यूरी, अब यही क्यूरी, ये सारा चीज जितना कोड है कल फिर से चलेगा, लिख टाइप कर कर एक एक चीज टाइप करेंगे, तब वहाँ प्री होगा। अभी यहाँ पर हम दे अच्छा देते हैं, यहाँ से इसके अनुसार सारा चीज समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, कल ये यूज होगा तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ओके ठीक है सर। सर आप ऐसे बोलते हैं कि सस्पेंस बन जाता आगे वाला चीज।
थर्ड में इंसर्ट ओके नहीं सर। किया। हाँ, एडवांटेज तो बताएं जी, स्टार्टिंग में तो एडवांटेज था हमारा। अच्छा एडवांटेज, एडवांटेज लाइट वेट रहता है एंड फास्ट लेस कोड लिखना पड़ता है, ये सब क्या है, एडवांटेज है। नहीं तो एडवांटेज ये है, लेस कोड लिखना पड़ता है, लाइट वेट रहता है एंड फास्टेड रहता है। लाइट वेट मतलब सर? मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स टाइप का क्यूरी नहीं रहता है, ठीक है। मतलब समझो ऐसा कि 4-5 टेबल का रिलेशन एक साथ करना है, एक इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मैनी टू मैनी, उसमें बहुत सारे चीज़ों को एक साथ ला रहा है, तो पॉसिबल हो जाता है। हम सारा चीज़ किससे परफॉर्म करवाते हैं, वहाँ एडियो डॉट नेट के थ्रू। इसमें भी इम्प्लीमेंट है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा लिटिल बिट स्लोड हो जाता है यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस, इसी कारण नॉट फॉर तो फाइव। हाँ, स्लोअर हो जाने के कारण यदि चाहते हो तुम्हारा एप्लीकेशन फास्टर रहे, बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज स्पीड काम करे, तब उस समय ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए वो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटेटिव फ्रेमवर्क का यूज नहीं करते। ये है सिर्फ ज्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए। हाँ, सपोज करो एक एडमिन है, तो एडमिन को सारे टेबल से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, वहाँ 4-5 है, एडमिन हो गया, स्टाफ हो गया और यूजर हो गया, तो चार वहाँ पर किसी चीज़ को, पार्टिकुलर चीज़ों को 4-5 टेबल से, और हर टेबल में 2-3 चीज़ों को हम ले रहे हैं, जैसे ज्वाइन अलग परफॉर्म करवा रहे हैं, वहाँ का डेटा वहाँ का डेटा वहाँ का डेटा, तब उस टाइप में क्या होगा, थोड़ा सा लिटिल बिट स्लोअर हो जाता है। नहीं अभी तो नहीं हुआ है, आगे वाले में हो जाएगा। जैसा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है वैसा सारा चीज़ रहता है। अगर सर अगर क्या बोल, सर जब तक रिलेशन नहीं रहेगा टेबल में, तब तक हम्म, ईआर डायग्राम तो नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा। हम लोगों को जो टेबल दिए हैं आप ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में, उसमें भी ईआर डायग्राम बनेगा? हाँ तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर? बनेगा, नहीं बने, हम कब कहेंगे नहीं बनेगा, बिना ईआर डायग्राम का कैसे हो जाएगा, सारा चीज पहले बनता है करने से पहले। डेटाबेस, डेटाबेस में कौन कौन से टेबल है, कैसे हो रहा है, वो चीज कहाँ गया, रिलेशन भले ही नहीं है, बाकी डेटाबेस और इसमें तो रिलेशन है, टेबल में रिलेशन है, टेबल हम्म। टेबल में रिलेशन नहीं है, डेटाबेस टेबल में तो रिलेशन है। हम्म। हाँ, जैसे जैसे ये समझो एक फादर के क्या हुआ, 4 सन हुए, ठीक है, और तुम चारों में क्या हुआ, सपोज करो। हाँ, दूसरे एग्जांपल से समझाते, ये छोड़ो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ऐसे समझो रिलेशनशिप में 4 अरे फ्रेंड है। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ जाते हैं। हाँ, 4 फ्रेंड है, ठीक है, अलग अलग 4 फ्रेंड। डायग्राम जो तुम सिंपल वो सारे चीज बोल रहे थे, एंटिटी फ्रेमवर्क और ये रिलेशनल वाले एडियो डॉट नेट, ठीक है। अब 4 फ्रेंड है, किसी एक टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी एक टीचर से पढ़ रहे हैं, तो सभी का लोकेशन अलग अलग है ना, यस और नो। एक भी हो सकता है अगर दोनों एक एक जगह रह रहे हो, ठीक है, क्या जैसे कि कहीं रूम रेंट लेके लाइक दैट, तो लोकेशन एक हो सकता है,
अलग भी हो सकता है। तो वहाँ क्या हो रहा है, रिलेशन हम क्रिएट कर रहे बना रहे कि एक ही एड्रेस का है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर रहा है, या एक ही डिपार्टमेंट एक ही चीज़ पढ़ रहा है, ठीक है, लाइक दैट, या एक ही जगह काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो अदर और भी चीज़ें हो सकता है, समझे। तो बेसिकली तुमको सिंपल है, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल होते हैं, तो डेटाबेस का डायग्राम विथ टेबल। अब टेबल से टेबल का रिलेशन नहीं बन सकता है उस प्रोजेक्ट में। मतलब एक टेबल है, उस टेबल का उस अनदर टेबल के साथ ये नहीं है, समझे। क्या बोले? हम्म। 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 चलो, तो यहाँ तक आज के लिए, यहाँ CRUD ऑपरेशन का सिर्फ हम ओवरव्यू दिए। अगले क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हम टेब सबसे पहले क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे, उस टेबल को रीड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, वैल्यू कुछ डाल देंगे, उसके बाद रीड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है, समझे। यस सर। यहाँ तक हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर ये पढ़ के रखोगे तो अगले क्लास में समझ में आएगा। 5 तारीख के बाद नहीं ना करना है, कल तक तो कर ही सकते हो। 5 तारीख के बाद से नहीं करना है। 5 से 10 के बीच में एग्जाम है ना जो तुम लोगों का, तो तीनों एग्जाम विभो शाम का। शाम को तो शाम का तो क्लास चल ही सकता है सर। ये शाम का हो रहा है। हाँ, इसको नहीं करना है। कहाँ सेंटर कहाँ पर शाम है? बनारस है। बनारस।